नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। एक बड़ी खबर आ रही है केरल से। केरल का जो ये वायनाड लोकेशन है, वायनाड में घट रही है एक बड़ी घटना जो लगभग लगभग सभी अखबारों ने, सभी मीडिया चैनल्स ने कवर की। हमारी सभी संवेदनाएं केरल में रह रहे, वायनाड में रह रहे लोगों के साथ है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिलीफ के कार्य संभव हो, जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। खबर क्या है कि 143 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी। वायनाड लैंडस्लाइड जिसको इसका मतलब है वायनाड में हुए भूस्खलन में लगभग 143 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अभी भी ये आशंकाएं जताई जा रही है और अभी भी ऐसी खबरें आ रही है कि अभी भी कई सारे लोग इस हैवी रेन में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। यहाँ पे कई सारी जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, सेना के जवान हो, वो सब तैनात हैं ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचाया जा सके। चलिए जरा खबर को विस्तार से देखते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की सुर्खियां देखें तो न्यूज़पेपर कह रहा है 100 मोर आर ट्रैप्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज कैरिंग आउट रेस्क्यू ऑपरेशन इन द अफेक्टेड एरियाज। जो भी हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं, सबकी सब लगी हुई हैं ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वहां से हम रेस्क्यू कर सकें और रेस्क्यू करने के बाद ही उनको रिलीफ पहुंचाई जा सकेगी। और रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो होता है वो बाद में हो पाएगा। लेकिन जो फैमिलीज हैं उनका ये कहना है, कई सारे जो परिवार है जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है उनका ये कहना है कि अभी भी उनकी फैमिली से कई सारे लोग, उनके जो लव्ड वंस है वो अभी भी अनट्रैकेबल है, मतलब उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके इस लैंड स्लाइड में या भूस्खलन में फंसे होने की पूरी पूरी संभावना है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे रेस्क्यू का काम आगे बढ़ेगा, हमारे पास जो डेटा है वो चेंज होते जाएंगे। अभी अगर हम बात करें तो अभी तक आर्मी ने लगभग लगभग 1000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। और अभी 500 से जो 600 पर्सोनल है, जो एनडीआरएफ की टीम है, यानी जो आपकी नेशनल नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम है, वो उन्होंने ये कहा कि जो इसके साथ ही साथ जो उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, वहाँ की जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, इसके साथ ही साथ कई सारे वॉलंटियर्स भी हैं, वो सब साथ में आए हैं और उन सब लोगों के प्रयासों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ऐसा कहना है जो ब्रिगेडियर अर्जुन सीकन का। कि हालांकि देखिए, जब भी कोई आपदा आती है ना, तो कभी भी आपदा का मतलब ही अपने आप में अचानक होने वाली घटना। और ऐसे में कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था या कोई एक इंस्टीट्यूशन उस चीज को पूरी तरीके से ट्रैक कर पाने में संभव नहीं होता। यहाँ पे आपको कलेक्टिवली बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोगों और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो सेना के साथ ही साथ पुलिस, यहाँ तक कि जो व्यक्तिगत लोग हैं, वो वॉलंटियरली आके इसमें अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर, ये केरल के ही रहने वाले हैं। इनका स्टेटमेंट देखें तो इनका ये कहना है, इट इज गुड दैट द डिफेंस फोर्सेस आर वेरी एक्टिव देयर, द एनडीआरएफ इज also on the ground. We are also sending help whatever we can. This is not an easy situation. Access is still difficult. Problems are colossal. तो यहाँ पे जो इनका बयान है वो अपने आप में वहाँ की स्थिति की भयावहता की चर्चा करता है, क्योंकि ये ऑनरेबल मेंबर ही नहीं बल्कि वहाँ के रहने वाले नागरिक भी हैं। तो यहाँ अगर इनका स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो, अगर पता चल पाता कि कौन से लोग कहाँ पे हैं और किस तरीके से हैं, तो शायद जो रेस्क्यू मेजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी लाए जा सकते थे। एक्सेस करना क्योंकि मुश्किल है, इसीलिए रेस्क्यू में प्रॉब्लम हो रही है। और जब रेस्क्यू में प्रॉब्लम हो रही है और जल्दी से जल्दी रिलीफ नहीं दी गई, तो ये डिजास्टर कहीं ना कहीं हैजार्ड में बदल सकता है। आगे भी हम चर्चा करेंगे कि डिजास्टर और हैजार्ड में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, ये है वहां का जो वीडियो आपके सामने। जो वहां के पूरा की जो केरल की जो घटना है उसको ये पूरा शो कर रहा है। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पे ये पूरी हमारी जो टीम है वो लगी हुई है और यहाँ पे देखिए जल जमाव कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। चारों तरफ ये लोग और पैनिक करते हुए लोग, जहां से मतलब जगह जगह पे आप देखिए किस तरीके से भूमि खिसकी है और पूरे में किस तरीके से जल जमाव हुआ है। और यहाँ से ये जो पूरी की पूरी आप ड्रेसेस देख रहे हैं जो हेलमेट के साथ है, ये हमारी टीम है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। यहाँ से अगर आप देखें
तो रस्सियों की सहायता से और जो लोग हैं वो चेन बना बना के उनको निकाला जा रहा है। तो सराहना करनी होगी हमारी टीम की भी कि वो किस तरीके से और किस प्रयासों से इतने सारे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो यहाँ की जो सीवियरिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा है, जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा। आपको याद आ रहा हो तो केरल में अभी कुछ ही सालों पहले एक भयानक बाढ़ भी आ चुकी है। अच्छा, ऐसी क्या रीजन है कि जो ये जगह है वो डिजास्टर प्रोन बनती जा रही है? अगर हम देखें तो अभी सरकार की तरफ से क्या क्या घोषणा आई है, तो केरल सरकार ने 30 और 31 जुलाई को शोक की घोषणा की है इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ जो हमारे ऑनरेबल पीएम है, इन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और जो भी इस दुर्घटना में जिनकी जो भी लोग घायल हुए उनके लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही साथ कई सारे हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराए गए हैं कि इन केस अगर कोई रेस्क्यू हो पा रहा है और वो अपने लव्ड वंस को मिलना चाह रहा है या वो भटक रहा है, तो इवन अगर वो एनडीआरएफ को कोई सूचना दे सकता है तो वो नंबरों पे संपर्क भी कर सकता है। इसके बाद हम देखें तो क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये जो पूरी जगह है वो एक डेडली मिक्स बना हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ये जो आप सामने में लोकेशन देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट है। अब ये वेस्टर्न घाट, ये पूरा का पूरा जो जोन है, यहाँ पे आप देखिए तो लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, लंबे समय से बताया जा रहा था कि यहाँ पे डिजास्टर आ सकते हैं। यहाँ पे जो डिजास्टर आता है यानी आपदा आता है, उसके पीछे की रीजन की बात करें तो सबसे पहले बड़ा रीजन है जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन ऐसा नहीं है कि अगर मानव नहीं होते तो जलवायु परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जो मानवों के मानव जनित प्रयासों से जो जलवायु परिवर्तन है वो जलवायु परिवर्तन में तेजी आ गई है। तो क्लाइमेट चेंज, फ्रेजाइल टेराइन और जो जिस तरीके से वहां पे विकास के नाम पर फॉरेस्ट कवर्स को लगातार काटा जा रहा है, फॉरेस्ट कवर के लगातार काटे जाने से क्या हो रहा है, देखिए वृक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा को बांधे रखते हैं। और जैसे ही वृक्ष हटा दिया जाता है तो क्या होगी, मृदा को बांधने का कोई भी फोर्स वहां पे नहीं होगा। ऐसे में जो मृदा होगी ना वो बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी और छोटी सी भी प्रॉब्लम आने से इनके भूस्खलित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहां पे लगातार जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर हो रहा है, इन सभी चीजों ने मतलब क्लाइमेट चेंज, फ्रेजाइल टेराइन एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ने इसको एक परफेक्ट रेसिपी बना दिया डिजास्टर्स लैंडस्लाइड्स के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें केरला का जो ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो हुई स्टडीज है उन्होंने भी इस चीज का दावा किया था। उनका भी ये कहना था कि धीरे धीरे डिजास्टर प्रोन होता जा रहा है। लैंडस्लाइड एटलस जो इसरो द्वारा जारी किया गया और इसके साथ ही साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लास्ट ने पिछले वर्षों में ये बोला कि 10 आउट ऑफ द 30 मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया वर इन केरला। कि मतलब इस रिपोर्ट का ये कहना था कि अगर भारत में 30 लैंडस्लाइड होंगे तो उसमें से 10 होने की जो पूरी पूरी संभावना है वो केरल के इन्हीं जिलों में है। और इन जिलों में अगर हम बात करें तो जो आपका वायनाड है वो 13वें नंबर पर आएगा, मतलब 13वां शहर होगा वायनाड जहाँ पे लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होने की संभावना होगी। इसके साथ ही साथ देखिए कि 0.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टर्न घाट का है, यानी कि बेसिकली जो कोंकण हिल वाला रीजन है जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र आते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोन है किस चीज के, लैंडस्लाइड के। वल्नरेबिलिटी की बात करें मतलब कितनी ज्यादा सुभेद्यता है, तो वल्नरेबिलिटी अगर देखें तो वल्नरेबिलिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड हाउस होल्ड इज मोर सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न घाट ड्यू टू वेरी हाई पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे देखें तो क्योंकि जो जगह है ना यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, तो इस वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मानवीय संसाधनों के लिए एक भारी समस्या, एक भारी चुनौती लेके आ जाएगा। साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन है उसकी दर लगातार बढ़ रही है और इस वजह से वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में लैंड स्लाइड होने की संभावना बढ़ रही है। और खासतौर से जो हॉटस्पॉट एरिया है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड के, वहां पे ये संभावनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चलिए हम बात करते हैं वायनाड की। वायनाड की स्थलाकृति को आप 5 बिंदुओं में बांट सकते हैं। वायनाड को देखेंगे तो इसकी जो लोकेशन है वो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला इन तीनों के साथ साझा हो रही है। देखिए वायनाड में एक तो पर्वतीय भूभाग है। वायनाड का जो अधिकांश भाग है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां शामिल है। अगर ऊंचाई के अंतर की बात करें तो इस जिले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 700 मीटर से लेकर 2100 मीटर तक होती है, जिससे यह एक विविध स्थलाकृति वाला क्षेत्र बनता है। यहाँ देखेंगे तो आपको घने जंगल
जंगल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मतलब आप अगर अंदाजा लगाएं तो ये पूरे घने जंगलों का हिस्सा है, जिसमें से कई क्षेत्र संरक्षित वन्य जीव अभयारण्यों का हिस्सा बनेंगे। कई सारी यहाँ पे नदियां और झरने देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे काबिनी नदी है, मेनमुट्टी झरना है। तो जैसे क्या है कि अगर मान लो कि पेड़ कट गए और नदियां अपने साथ साथ बहाएंगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके लिए जमीन को काटना आसान होता चला जाएगा। खेती योग्य भूमि भी है, जहां पे आप चाय, कॉफी, मसाले और धान की खेती को भी देखा जा सकता है। चलिए हम बात करें भूस्खलन की। भूस्खलन की परिभाषा का मतलब क्या है कि जैसे चट्टान, मिट्टी या मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर खिसके। जैसे सपोज करिए जमीन है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है जो इस सॉइल को यानी इस मृदा को बांधे रखे। अब यहाँ पे चाहे वो हवा हो या आपका पानी, हवा और पानी, और इसके साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण ढाल है, तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब चीजें नीचे की ओर तो मूव करेंगी ही। तो अगर यहाँ पे बांधने के लिए कुछ भी नहीं और हवा और पानी का दबाव तेजी से बढ़ा, तो ये जो मिट्टी या मलबा या जो ये जो सॉइल है वो तेजी से जो है ढलान की तरफ खिसकने लगे, विसर्प होने लगे, मतलब भूमि इस तरीके से टूट टूट के नीचे गिरने लगे, तो इस समस्या को ही हम भूस्खलन कहते हैं। इसके कारण की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा पानी होता है तो वो भी भूस्खलित को करता है, यानी अगर भारी वर्षा हो जाए, भूकंप होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मानो कि ये दो प्लेट्स हैं, तो इनके बीच में अगर भूकंप आया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे दरार होगी और इससे भी भूस्खलन हो सकता है। ज्वालामुखी गतिविधि हो गई, और मानवीय गतिविधियों से भी भूस्खलन हो सकता है। जैसे कई बारी रोड वगैरह बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए डायनामाइट वगैरह का प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पे इन मानवीय गतिविधियां भी भूस्खलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और वनों की कटाई अगर कर दी जाए, तो क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे जो मृदा को बांध पाए, तो इससे भी भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे चट्टानों का गिरना, मलबा अगर बह गया, कीचड़ का धंसना, ढलान धसकना, ये सभी के सभी भूस्खलन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसके प्रभाव की बात करें तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो भूस्खलन से सबसे पहले तो जो बुनियादी ढांचा है हमारा, जो अब मान लो कि बड़ी मुश्किल से, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वेस्ट होने में तनिक भी समय नहीं लगता। तो अगर आपको याद हो तो केदारनाथ में भी ऐसी आपदा आ चुकी है, यानी ये विकास को बड़ी चुनौती देते हैं अगर भूस्खलन आ जाता है। तो जो भी आपका लंबा समय से किया हुआ विकास है वो तुरंत रह जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भूस्खलन से जो बुनियादी ढांचे बने हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, उनको प्रॉब्लम होती है, संपत्ति को भारी नुकसान होता है। और सबसे बड़ी समस्या है, देखिए सारी चीजों को आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर कभी आपकी जनहानि हो गई, मानवीय लॉस होगा, तो मानवीय लॉस को भर पाना, मानवीय लॉस को फिर से रिवाइव कर पाना कभी भी संभव नहीं होता। और इसके साथ अगर जैसे देखो, इसके एक और रीजन की बात करें तो नदियों का अवरोध करना, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बांध बना दिए जाते हैं, नदियों का मार्ग अवरुद्ध किया जाता है, और ऐसे में कभी भी जब नदी जल स्तर बढ़ता है तो नदियां उन अवरोधों को तोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो इससे जब अगर जब नदियों के अवरोधन बनाए जाते हैं और जब नदियां उनको तोड़कर आगे बढ़ती हैं, तो ये आवास विनाश का कारण भी बनते हैं। मतलब ये सीधा सीधा लोगों के जो रहने वाली जगह है या जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको भी ये विनाश के जब्त में ले लेती है। अगर रोकथाम को समझे तो क्या इसका रोकथाम किया जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे मानवीय कारण है, कई सारे प्राकृतिक कारण भी हैं। जैसे भूकंप एक प्राकृतिक कारण है, तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, हाँ न्यूनीकरण जरूर कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है कि हम उचित भूमि का प्रयोग करें, स्थायी दीवारों का निर्माण करें। देखिए वनीकरण को प्रोत्साहन देना अति अति आवश्यक है। अगर आप वन काट रहे हैं तो उसी के एवज में डबल वन लगाइए। संभावित भूस्खलन जोखिमों के बारे में लोगों को अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से देखो आपदा एक ऐसी चीज है जो कभी भी बता के नहीं आएगी, अचानक होने वाली घटना है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो काम आती है वो है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। चलिए हम बात करें आपदाएं क्या होती है। आपदा का मतलब है अचानक, और अचानक होने वाली घटना, और कैसी घटना होगी जो सीधा सीधा विनाश लेकर आती है। ऐसी घटनाएं समुदायों, पर्यावरण में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करती है, और इससे बड़े पैमाने पर मानव की, सामग्री की यानी कि वस्तुओं की, इवन आर्थिक, क्योंकि अर्थ अर्थ का मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट हो चुका है उसमें, और जो आने वाले समय में जो डेवलपमेंट की नींव रखी जा रही है उसमें, उन सब में हम पीछे चले जाते हैं। पर्यावरण की क्षति होती है, और प्रभावित समुदाय को अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता अधिक होती है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो जैसे इसमें भूकंप, बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सुनामी, ये सारी घटनाएं कैसी हैं? प्राकृतिक, यानी इसमें मानव ने कुछ भी योगदान नहीं है, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये प्राकृतिक आपदाएं आमतौर पर प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम होती है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएँ होंगी तो इससे दुर्घटना नहीं होगी, इससे भी जीवन संपत्ति और पर्यावरण पर विनाश पड़ेगा। लेकिन देखो, जैसे नदियाँ हैं, इनके इनका नेचर ही यही है कि वो समय-समय पर अपना कोर्स को चेंज करेंगी ही करेंगी। अब ऐसे में प्रकृति आपके साथ तालमेल नहीं बिठाएगी, आपको प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मानव निर्मित आपदाओं की, तो मानव निर्मित में क्या होगा? औद्योगिक दुर्घटनाएँ, इसके साथ आग, परमाणु विस्फोट, जैसे जैसे अमेरिका ने मानो जापान के ऊपर बम पटका, तो एक मानव निर्मित आपदा है, परमाणु विस्फोट किया गया, रासायनिक रिसाव, आतंकवादी घटना, ये सारी कैसी घटनाएं हैं? आपकी सबकी सब मानव निर्मित है, और ये आपदाएं मानवीय कार्यों के परिणाम स्वरूप होती हैं, और उचित सुरक्षा उपायों और नियमों के माध्यम से इन्हें रोका जा सकता है। तो इनको न्यूनीकृत किया जा सकता है, और इनको अगर हम चाहें अच्छे तरीके से पॉलिसी निर्माण करें, सही पॉलिसी मेकिंग हो, सही तरीके से डिसीजन मेकिंग हो, तो हम इन आपदाओं को रोक सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए, दो वर्ड है, एक है डिजास्टर और एक है हैजर्ड। जैसे अभी जो हुई घटना है, अभी तक ये डिजास्टर को कंसीडर, मतलब डिजास्टर के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जा रहा है। अगर ये बढ़ता है तो ये हैजार्ड का रूप ले लेगा। तो चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जब हैजार्ड की बात करते हो तो हैजार्ड एक संभावित घटना को संदर्भित करता है, जहां जीवन की हानि, चोट, संपत्ति की क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का कारण बन जाते हैं। जो खतरा होगा हैजार्ड भी प्राकृतिक भी हो सकता है और आपका मैन मेड भी हो सकता है। आपदा का क्या है कि ये एक ऐसी इवेंट है, एक ऐसी घटना है जब कोई खतरा समाज या पर्यावरण पर गंभीर या विनाशकारी प्रभाव डालता है। संक्षेप में, कोई खतरा तब आपदा बन जाता है जब वह भेद्यता से मिलता है, वल्नरेबिलिटी से मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, हम क्या चीजें, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हम क्या क्या चीजें लाएंगे कि अगर कभी आपदा आ जाए, तो आपदा देखो कभी भी बता के तो नहीं आएगी, तो आपदा को हम रोक नहीं सकते, आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? तो देखिए, आपदा प्रबंधन में सबसे पहले 4 स्टेप्स की बात करते हैं, जो इसके लिए मेन स्टेप्स माने जाते हैं। देखिए, पहला स्टेप है मिटिगेशन, यानी जो भी आपदा है उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए, रिड्यूस करिए उस इम्पैक्ट को। इसमें क्या हो सकता है कि जो भी मेजर्स हैं, जैसे जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ पहुंचाने का काम, ये सब क्या है? मिटिगेशन, यानी आपदा के प्रभावों को थोड़ा कम करना। दूसरा क्या है? कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए हमें क्या होना होगा? प्रिपेयर होना होगा कि कोई भी आपदा है उसके पहले ही हम रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बन जाए, तो शायद आपदाओं का परिणाम इतना ज्यादा भयावह नहीं होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पहले से ही हमें पता है कि कौन कौन से जो जोन है वो डिजास्टर प्रोन हो सकते हैं, तो जरूरी है कि उन जगहों पर रहने वाले लोग को अवेयर किया जाए, वहां पे पहले से ही हम पहले से वो कुछ प्रयास ऐसे करें जहां से जो डिजास्टर क्योंकि आ ही सकता है, तो क्यों ना उसके जो पड़ने वाले इम्पैक्ट हो उनको बहुत बहुत कम कर दिया जाए, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जहां से हैजार्ड जो मतलब जो भी डिजास्टर्स हो सकते हैं उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, और इमरजेंसी प्लान हम लेके रखें, क्योंकि कुछ भी हो जाए, आपदा को आप टाल नहीं सकते, लेकिन हम आपातकाल के लिए रेडी हो सकते हैं, और आपातकालीन जो भी हमारे प्रयास हैं उनको हम सुनिश्चित करें, जिससे जो आपदाओं के प्रभाव हैं उनको बहुत बहुत कम किया जा सके। साथ ही साथ इमीडिएट असिस्टेंस, यहाँ पे जब भी हम मदद देने की बात करते हैं तो हम उसको लंबे समय के लिए टाल नहीं सकते हैं, यहाँ जरूरी होता है इमीडिएट, क्योंकि जैसे अभी आप देखो तो वायनाड में जो प्रॉब्लम आई हुई है, चाहे वो मतलब जो लोग रेस्क्यू हो चुके हैं उनको समस्या क्या है कि उनके लव्ड वंस कहाँ हैं। देखो, किसी को किसी का खोना भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती दे सकता है, और जो लोग वहां पे फंसे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी वहां से निकालना जरूरी है। इसीलिए जब भी इमरजेंसी मैकेनिज्म की बात होती है तो वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है इमीडिएट असिस्टेंस दिया जाना। फिर अब तो आपदा जब समाप्त हो जाती है तो जितना हो सके वहां पे रिकवरी लाएं, जिससे कि जो वहां पे रहने वाले लोग थे, वहां पे जो रहने वाला समुदाय है, वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वापस लौट सके। देखो, ऐसा नहीं है कि पीड़ाओं को कभी भी खत्म किया जा सकता है, पीड़ा हमेशा बनी रहती है, लेकिन स्थिति को नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी होगा। अब 3R पे हमें फोकस करना है। नाउ व्हाट आर 3R? सबसे पहले रीबिल्डिंग करिए। रीबिल्डिंग दोनों ही चीजों की, चाहे वो लोगों के इमोशंस है या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिहैबिलिटेशन की, अगर आपको लगता है कि कई ऐसी जगह होगी जिनको आप पुनः तरीके से, मतलब उस जगह पे दोबारा विकास संभव नहीं है, तो वहां के जो लोग हैं उनको कहीं और पुनर्निर्वासित किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, और जो भी घटनाक्रम हो चुका है उससे जो भी लॉस हुआ उसको रीस्टोर करने का प्रयास किया जाए, जो उस क्षेत्र और उस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है 3R स्ट्रैटेजीज जो हमको कहीं भी डिजास्टर आने पे करना है। पहला आपका रीबिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन।
चलिए अब हम बात करते हैं एनडीएमए एक्ट की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का क्यों लाया गया था, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सबसे पहले बात करें पर्पस की, तो इसको इसका मेन काम था डिजास्टर्स को मैनेज करना। देखो डिजास्टर को जैसे मैंने बार बार आपको कहा कि टाला नहीं जा सकता, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे, मिटिगेशन मेजर्स से, है ना। जहां से हमारे पास क्या होगा कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, ठीक है, समुदायों में आप अवेयरनेस लाइए, स्ट्रैटेजीज इस तरह की लाइए कि जो मिटिगेशन प्रयास हो सके। डिजास्टर मैनेजमेट फ्रेमवर्क हमारे पास रेडी होना चाहिए कि कभी भी कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको रेस्क्यू करना, रिहेबिलिटेट करना और रिलीफ पहुंचाने के क्या क्या चरण होंगे, कौन कौन सी बॉडीज उसमें सहायता करेंगी, वित्त कहाँ से मिलेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रेडी होना चाहिए। अगर हम बात करें नोडल मिनिस्ट्री के, तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नोडल है। देखिए यहाँ इन्वायरमेंट नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय नोडल है, जो कि प्राइमरी अथॉरिटी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो नेशनल डिजास्टर जो यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, इसमें जो नोडल का काम करते हैं, नोडल मतलब होता है जहां पे जाके चीजें जुड़े, इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यानी गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म का प्रोविजन भी दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कहीं भी समस्या आएगी, कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको उसको मिटिगेट करने के लिए आपको जिस चीज की सबसे पहले जरूरत होगी वो होगा फंड। ठीक है, फंड भी चाहिए, फंक्शन करने के लिए फंक्शनरीज भी चाहिए, आपको हैंड भी चाहिए। तो इन दोनों चीजों के लिए सबसे जरूरी क्या है, फंड। तो इसके लिए पहले से वैसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है रेडी करके रखे हैं। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पास जैसे कि एक संचित निधि होती है, वैसे ही एक आकस्मिक निधि भी होती है। आकस्मिक निधि में रखा हुआ पैसा इन्हीं आने वाले, जैसे कभी अचानक आने वाली चुनौतियां, उन्हीं चीजों के लिए रखा जाता है, जो कि जब बजट के ड्यूरेशन में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो संचित निधि से ही कुछ पैसा निकालकर हम आकस्मिक जो हमारा फंड है उसमें रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसी फंड। तो कंटिजेंसी में डाल के रखते हैं कि कई बार अगर अचानक आपदा आ जाए तो उससे बचने का उपाय क्या होगा। तो ये तो रही बात एनडीएमए एक्ट की। तो ये जो जो न्यूज थी ये हमने केरल से ली। हालांकि अभी भी समस्याएं वहां पे बनी हुई हैं और जल्द से जल्द जो टीम है वो भी लगी हुई है, और हमारे पूरे टीम की तरफ से हम सभी की संवेदनाएं उस पूरे जगह में रहने वाले लोग की तरफ से, हम वो सभी जो भी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल, हम सभी भारतीय और हम सब इस क्षेत्र में इस जगह के लिए यूनाइट है, और ईश्वर से प्रेयर कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले। तो चलिए जल्दी से हम बैचेस की बात करें, तो अभी 15 महीनों का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके बोर्ड में लिखी हुई है। 31 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, और मंजिल बैच के बारे में ये इंग्लिश का बैच है। तो चलिए अभी के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए।